नमस्कार दोस्तों। आज प्रातः सवेरे सवेरे जब अखबार मैंने खोला तो एक बड़ी सुखद समाचार को देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सबसे पहला जो पन्ना मैंने पलटा तो सबसे पहली जो न्यूज़ थी आज इंटरनेट पर वह थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, उसे भी निगरानी सूची में डाल दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा आज के दिन भारत को सुकून पहुंचाने वाली खबर है। सवाल ये है, तुर्की कौन? तो तुर्की यहाँ पर याद रखिएगा, ये वही तुर्की है और जिसने चीन के साथ और मलेशिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से रोका हुआ था। यहाँ पर याद रखिएगा, पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है, सबको पता है। तुर्की भी अब टेरर फंडिंग करता है, ये पूरी दुनिया को पता चल गया है। नतीजा अब पाकिस्तान के जो आका कह लीजिए या अघोषित पिता कह लीजिए, अवैध पिता जिसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान के, उस अवैध पिता के ऊपर भी गाजगिरी है और आज उसे भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। अब वह भी निगरानी सूची में है। अगर वह आने वाले समय में फाटा के नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है तो निश्चित तौर पर उसे भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से उसने अन्य देशों में तबाही मचाई हुई है, अफगानिस्तान में जैसे उसकी भूमिका निकलकर सामने आई है, अजरबैजान में जिस प्रकार से उसकी भूमिका निकलकर सामने आई है, निश्चित तौर पर उसके ऊपर भी टेरर गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का आरोप है। अब आपको मैं बताता चलूँ ये फाटा क्या है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अगर पाकिस्तान और तुर्की दोनों ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की ओर मूव कर जाएंगे तो उनका न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लेना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी वहां पर काम नहीं कर पाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यह खतरनाक हो सकता है। खैर, तुर्की के साथ भारत के रिश्ते बहुत प्राचीन हैं, या कह सकते हैं भारत में जो तथाकथित फर्जी सेकुलरिज्म का जन्म हुआ था उसका पैदावार भी वहीं से हुआ था, उसी तुर्की से। अब याद रखिए 1920 में जब भारत में सबसे पहली बार फर्जी सेकुलरिज्म की शुरुआत होती है, जब महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन आरंभ करते हैं। याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कहीं भी खिलाफत आंदोलन की कोई आवश्यकता कभी भी नहीं थी, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इनके जैसे सो कॉल्ड, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था मक्का में, अब वो मक्का का व्यक्ति भारत में आकर राजनीति कर रहा है, तो अब उसे बड़ा प्यार था तुर्की के साथ और तुर्की के खलीफा को हटा दिया गया था। अब उस खलीफा के कह सकते हैं कि फिर से पुनर्स्थापना के लिए ये सारे के सारे प्रयास आरंभ हो गए थे। तो यहाँ इस लपेटे में सबसे पहले महात्मा गांधी आते हैं और महात्मा गांधी का कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षता का यह पहला प्रयोग था। धर्मनिरपेक्षता का जो पहला प्रयोग था वो निश्चित तौर पर इसी प्रकार से आगे चलकर असफल भी होता हुआ दिखता है जब भारत और पाकिस्तान दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने जाने अनजाने में भारतीय मुस्लिमों को कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड के साथ जोड़ दिया। पहले जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके आपका अकबर बाबर जितने भी थे, सब के सब खुतबा लिया करते थे खलीफा से कि हमें प्रमाण पत्र दो कि हम यहाँ के राजा हैं। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं दिखलाता था कि वो विदेशी शासक हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, एक अन्य विदेशी शासक से खुतबा लेते थे कि नहीं, हमें मान्यता दीजिए कि हम भारत पर राजी कर सके। पहली बात ये, यही कारण है कि मैं उन्हें कभी भी, चाहे वो बाबर हो अकबर हो, मैं किसी को भी विदेशी शासक ही कहता हूँ हमेशा। कारण यही है सीधा सा, अकबर में अपने दिल इलाही का कॉन्सेप्ट लाया, खुद को अपने आप को घोषित कर दिया ईश्वर की परछाई, वो अलग चीज़ है, बाद की बातें हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इस स्थिति में जब 1920 में खलीफत या कह सकते हैं खिलाफत मूवमेंट आरंभ होता है, तो जाने अनजाने में महात्मा गांधी ने उस मुस्लिम सामान्य वर्ग को, वो की जो कि हिंदू माताओं की संतानें थी, उनको जाने अनजाने में अरब वर्ल्ड के साथ जोड़ दिया, जो कि इससे पहले ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि वह अरब वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पर याद रखिएगा, केवल शासक वर्ग जो हुआ करता था, चाहे वो सल्तनत काल का हो, मुगल काल का हो या बाकी अन्य राजाओं का, सिर्फ शासक वर्ग जुड़े हुए होते थे खलीफा के साथ। सामान्य जनता का उस खलीफा की अवधारणा या बाकी सबसे कोई खास लेना देना नहीं था। मेरे ख्याल से कोई एक आम भारतीय भी नहीं जानता होगा कि कौन खलीफा है और कौन क्या है। लेकिन महात्मा गांधी की इस गलती ने भारतीय मुसलमानों को जबरदस्ती लिंक कर दिया अरब के मुसलमानों के साथ।
गलती नंबर 1, तो यहाँ से खिलाफत आंदोलन, हालांकि बाद में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खुद खलीफा को हटा दिया। नतीजा सब अपने अपने मुंह लेकर रह गए और सबका मुंह बन गया कि भाई अब क्या करें, जब तुर्की वालों ने ही खलीफा को हटा दिया तो अब हम लोग किसके लिए आंदोलन करें। तो इस प्रकार से फर्जी धर्मनिरपेक्षता का पहला यहाँ से परिचय शुरू होता है। अब वही बेल वृक्ष जो था हमारा उस समय महात्मा गांधी का रोपा हुआ, आज पूरा का पूरा एक विश्व वृक्ष के रूप में पनप चुका है, जिसकी आप प्रत्यक्ष प्रमाण पाकिस्तान को देख रहे हैं। और उसी पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की हुआ करता है, क्योंकि वह भी एक बहुत बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर अब भारतीय राजनीति ने पूरी ताकत से कुठाराघात किया है तुर्की और पाकिस्तान दोनों के ऊपर, और दोनों के दोनों फाटा की निगरानी सूची में है। तो चलिए, इंजॉयमेंट तो बनती है निश्चित तौर पर, तो अच्छी बात है। ऊपर वाले की देन से अगर चाइना की भी गतिविधियां इस प्रकार से पाई गई तो उसे भी फाटा में डाला जाएगा आने वाले दिनों में, जिसकी संभावना अब मुझे प्रबल दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाइना भी टेरर फंडिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले समय में ये तीनों देशों के ऊपर प्रतिबंध लगने की पूरी संभावना है। चीन थोड़ा सा बच भी जाए, क्योंकि उसके इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी देशों से फैले हुए हैं, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान तो गए हो। चलिए, अगले वीडियो में फिर से आपको लेकर आऊँगा कुछ और अच्छी जानकारियाँ। धन्यवाद।